गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की परिभाषा, उसका क्या कार्य होता है और उसका देश के बैंकिंग सिस्टम में क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कमर्शियल बैंक और देश के प्राइवेट सेक्टर के जो और बैंक काम करते हैं उसके बारे में बात की थी। लेकिन किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए हर देश में एक एपेक्स बॉडी काम करती है, जिसे उस देश के केंद्रीय बैंक के नाम से। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी के रूप में क्यों काम करता है और ये इतना ज्यादा देश के बैंकिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण क्यों है। Because the essential feature of a central bank is its discretionary control over the monetary system of the country. Discretionary control यानी देश की पूरी जो मौद्रिक व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने का, उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो हर देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक के बारे में बात की जाती है, दैट इज द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ मनी मार्केट and in that capacity it supervises, controls and regulates the activities of the commercial banks. यानी देश का जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, जो पूरा देश में मनी लैंडिंग और डिपॉजिट का काम करता है, उसको सुपरवाइज और कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम हर देश में एक एपेक्स बॉडी के द्वारा किया जाता है और उस एपेक्स बॉडी को हम केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एपेक्स बॉडी के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बैंक का इतिहास विश्व में काफी पुराना है। सबसे पहले केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, लेकिन मदर ऑफ सेंट्रल बैंक 1694 में स्थापित होने वाले बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। उसके बाद यूरोप के अधिकांश देशों में सेंट्रल बैंक्स की स्थापना हुई और 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित हुआ और धीरे धीरे नीदरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया इत्यादि में बैंक स्थापित हुए। 1914 में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से यूएसए में, अमेरिका में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। भारत में 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। पिछली सदी में 1950 के आसपास दुनिया के अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा केंद्रीय बैंक की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन उनमें से कुछ डेफिनेशंस सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। सबसे पहले हार्ट्री की डेफिनेशन है। हार्ट्री ने कहा था कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि ये अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता, जैसे हम आम आदमी कमर्शियल बैंक के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं, जब भी हमें कोई आवश्यकता होती है तो हम कमर्शियल बैंक को अप्रोच करते हैं। ऐसे ही सेंट्रल बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है और कमर्शियल बैंक्स को जब भी लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो डब्ल्यू.ए. शाह की है। शाह के अनुसार केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने वाला बैंक है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोल केंद्रीय बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा ही एक देश का सेंट्रल बैंक देश के संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और कंट्रोल करता है और जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे इफेक्टिव ढंग से लागू करने का काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आरपी कैंट की है। कैंट के अनुसार इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी in the interest of general public welfare is called central bank. अर्थात कैंट के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा के परिमाण में विस्तार और संकुचन का कार्य दिया गया हो। ये केंद्रीय बैंक के एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन मनी सप्लायर की व्याख्या करता है, चूंकि
हर देश में मुद्रा का निर्गमन या इशू करने का काम जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। अतः किसी भी इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ मनी को बढ़ाने और घटाने का काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक एक एपेक्स बैंक है और यह देश की बैंकिंग व्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके तहत हर देश में सेंट्रल बैंक काम करता है। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज नेशनल वेलफेयर या राष्ट्रीय हित में काम करना। कमर्शियल बैंक्स लाभ प्राप्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होता है उसके सामने नेशनल वेलफेयर सबसे बड़ा मुद्दा होता है। यद्यपि हानि वहन करने के लिए ये लोग काम नहीं करते, लेकिन हर परिस्थिति में सेंट्रल बैंक डिसीजन इस स्थिति में लेता है जिससे देश की इकोनॉमी को और देश की स्थिरता को फायदा हो। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता। आज के समय में जबकि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास के लिए देश में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशनरी और रिसेशनरी ट्रेंड्स बराबर आते रहेंगे तो देश के विकास की जो दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसके ऊपर हमेशा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस कारण सेंट्रल बैंक की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करे और मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिव इम्प्लीकेशन के द्वारा उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करे कि देश मंदी और तेजी के धक्कों से बचते हुए स्थिरता के साथ विकास करे। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो राजनीतिक प्रभावों से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हर देश में केंद्रीय बैंक एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करता है और यह सरकारों के बदलने पे और राजनीतिक हितों की टकराहटों को छोड़ते हुए सबसे ऊपर देश हित को ध्यान में रखते हुए काम करता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस। जो सामान्य बैंकिंग कार्य होते हैं केंद्रीय बैंक उन कार्यों को नहीं करता। सामान्य बैंकिंग कार्य कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं और सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में एपेक्स बैंक के रूप में ही कार्य करता है। अब हम सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाने वाले इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। हर देश में सेंट्रल बैंक के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो है इट इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑफ द कंट्री। हर देश में पत्र मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार सेंट्रल बैंक के पास होता है। जो भी देश में लीगल टेंडर या लीगल करेंसी होती है वो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इशू की जाती है। नोट इशू करते वक्त हर देश का सेंट्रल बैंक 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, नेमली यूनिफॉर्मिटी, इलास्टिसिटी एंड सिक्योरिटी। यूनिफॉर्मिटी इन नोट इशूइंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब एक केंद्रीय संस्था के द्वारा एकाधिकारिक रूप से नोट इशू किए जाते हैं तो नोट्स में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है और किसी भी प्रकार का करेंसी नोट्स में मल प्रैक्टिसेस या गलत प्रैक्टिसेस का होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी बात है फ्लैक्सिबिलिटी। नोट इशूइंग में लोचशीलता आती है। लोचशीलता का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था और देश की सरकार के निर्देशों के अनुरूप केंद्रीय बैंक पेपर करेंसी की मात्रा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। मोनोपोली पावर होने के कारण सेंट्रल बैंक इस काम को एफिशिएंटली कर पाता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण सेंट्रल बैंक के नोट इशूइंग में है सुपरविजन ओवर द इरेगुलरिटीज एंड माल प्रैक्टिसेस। पत्र मुद्रा जो है वो जनता के विश्वास पे चलती है और इसलिए जाली नोटों का छपना या नोटों की क्वालिटी का बनाए रखना, नोट इशूइंग में एक रूपता होना बहुत ही ज़रूरी है। सेंट्रल बैंक अपनी मोनोपोली पावर के द्वारा पूरे नोट इशूइंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रखता है और किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी या जाली नोटों के प्रकाशन वगैरह को नियंत्रित कर पाता है।
चौथा जो महत्वपूर्ण गुण सेंट्रल बैंक के नोट इशूइंग से आता है, जो क्वालिटी उत्पन्न होती है, दैट इज कंट्रोल ओवर अंडर अनड्यू क्रेडिट एक्सपेंशन। अगर देश में कमर्शियल बैंक्स आवश्यकता से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं या आवश्यकता से कम क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, तो एपेक्स बॉडी होने के कारण सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट कर सकता है और सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। इन सारे गुणों के कारण दुनिया के सभी देशों में नोट इशूइंग का काम उस देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में है, यानी सेंट्रल बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। जितने भी महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राएं हैं, उनके रिजर्व्स, जो विदेशी विनिमय रिजर्व्स हैं, वो केंद्रीय बैंक के द्वारा रखे जाते हैं। ये मार्जिन्स को भी रेगुलेट करता है और इंटरनेशनल मार्केट में देश की मुद्रा के मूल्य का भी ध्यान रखता है और उसके हिसाब से अगर फॉरेन एक्सचेंज का क्रय या विक्रय करना हो तो वो संपूर्ण कार्य किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार एक देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सुरक्षित रूप से और सफिशिएंटली उसको मेंटेन करने का काम कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो सेंट्रल बैंक के द्वारा हर देश में किया जाता है कि ये बैंकर टू गवर्नमेंट है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। ये सरकार का बैंकर, एजेंट और एडवाइजर के रूप में काम करता है। जब केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता है तो वो उसी तरह से करता है जैसे एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए काम करता है। ये सरकार को अल्पकालीन लोन्स प्रदान करता है, सरकार के सारे रिजर्व्स को अपने पास सुरक्षित रूप से रखता है, सरकार के जितने भी पब्लिक डेट हैं, जो भी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं, वो कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। सरकार के सारे सार्वजनिक ऋणों का लेखा जोखा रखना, उनको मैनेज करने का काम देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण मसलों पे केंद्रीय बैंक देश की सरकार को एडवाइस देने का काम करता है। बहुत से महत्वपूर्ण आर्थिक विषय जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को के बारे में निर्णय लेते समय सरकार देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर से और उसके बोर्ड से सलाह मशवरा करती है और इस प्रकार एक देश में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बैंक के या बैंकर के रूप में कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, ये कमर्शियल बैंक्स के नकद कोषों का संरक्षण होता है या ये देश के कमर्शियल बैंक्स के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे बैंक हैं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के बैंक के रूप में काम करता है और इस तरह से काम करते हुए जो पहला काम सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सभी कमर्शियल बैंक्स अपने जो कैश रिजर्व्स हैं वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, जहां वो उन्हें सुरक्षित भी रखता है और उनको मैनेज करता है। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब भी कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी की परेशानी आती है, तरलता का संकट आता है, तो वो सेंट्रल बैंक से सहायता मांगते हैं और ये उन्हें तरलता के संकट से मुक्त होने में मदद करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में देश के बैंकों की विश्वसनीयता बनाए रखना, उनकी तरलता को बनाए रखना और उनकी स्मूथ फंक्शनिंग का काम सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक्स के लिए किया जाता है, वो ये उनके क्लियरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग एजेंट का मतलब ये है कि देश के बैंकिंग सिस्टम में बैंकों को आपस में जितने भी अपने दायित्वों का भुगतान करना होता है, सेटलमेंट करना होता है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसे आप ऐसे समझिए,
चूंकि देश के सभी बैंक्स का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद एक बैंक को दूसरे बैंक को जितना भी भुगतान करना है और जितना प्राप्त करना है, उसका सेटलमेंट केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। सबका अकाउंट वहां होने के कारण बिना कैश को इधर उधर किए, कैश की आवश्यकता के बिना ही सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंक्स के दायित्वों का आपस में सेटलमेंट कर देता है और इस तरह से एफिशिएंटली क्लियरिंग हाउस के रूप में। अब हम सेंट्रल बैंक के उस कार्य की बात करेंगे जो भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश के आर्थिक विकास में सहायता करने का कार्य। देश के आर्थिक विकास में सहायता केंद्रीय बैंक कई रूप में करता है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम। किसी भी पिछड़े हुए या विकासशील देश में अर्थव्यवस्था को मोनेटाइज करना और उसके बाद एक साउंड बैंकिंग सिस्टम का विस्तार और विकास करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बैंकों के विस्तार पे उनकी एफिशिएंट वर्किंग पर निर्भर करती है और एक केंद्रीय बैंक इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उस देश में बैंकिंग सिस्टम यूनिफॉर्मली डेवलप हो और देश की आम जनता की बैंकों तक पहुंच बन सके, और साथ ही साथ जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको भी दूर किया जाए। ऐसा ना हो कि देश के कुछ हिस्सों में बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और कुछ क्षेत्र उससे बिल्कुल वंचित रह जाएं। इसलिए एक साउंड और एडिक्वेट बैंकिंग सिस्टम का विकास करना और बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार करना केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विकासशील देशों में पाया जाता है। इसके बाद डेवलपमेंट एंड रेगुलेट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो डेवलपिंग नेशंस में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एक स्थिर विकास के लिए वहाँ पे फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी होना और मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का अच्छी तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है। मनी मार्केट को रेगुलेट करने का और फाइनेंशियल मार्केट के लिए सही तरीके से उसका विकास हो सके और वो सभी ज़रूरतमंद लोगों को लोन्स प्रदान कर सकें, इस दिशा में पॉलिसी मेकिंग का काम सेंट्रल बैंक्स के द्वारा किया जाता है। जब मनी और फाइनेंशियल मार्केट अच्छे ढंग से काम करते हैं तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस अपने आप बढ़ जाता है। डेवलपिंग नेशंस में इसके अलावा केंद्रीय बैंक कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे असिस्टेंस टू फार्मर्स। किसान या कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लोन देने में कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक इस वंचित क्षेत्र को, जिसको लोन की आवश्यकता तो है पर जिसके पास पर्याप्त सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, उनके लिए अलग से बैंकिंग प्रावधान बनाता है और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी कमर्शियल बैंक्स या अन्य बैंकों की स्थापना की जाती है जो उन्हें लोन प्रदान कर सके। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता का मतलब है कि देश को मंदी और महंगाई और इस तरह के स्फीति के झटकों से बचाते हुए स्थिरता से विकास के लिए प्रेरित करना। इसके लिए केंद्रीय बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्रेडिट कंट्रोल का होता है। जो भी सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है और सेंट्रल बैंक इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से देश में क्रेडिट की मात्रा को कंट्रोल कर पाते हैं और आवश्यकता के अनुसार क्रेडिट का विस्तार भी किया जा सकता है और उसका संकुचन भी किया जा सकता है। क्रेडिट कंट्रोल केंद्रीय बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत कार्य है जिसको हम अगले अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इन मुख्य कार्यों से स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है और उस देश का बैंकिंग सिस्टम कितनी एफिशिएंटली काम करेगा, कितने अच्छे ढंग से देश के विकास में योगदान दे पाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि केंद्रीय बैंक कितना एफिशिएंटली
बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और मॉनिटर कर पाता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।